Hello friends, welcome to my channel Learning Divine. Before that, if you're new to my channel, please subscribe it, click on the bell icon, and if you like my video, then like it, share it and comment it. So today we are going to discuss about some important questions of P block element. This topic is very important for plus 2 exams because their exams are coming. Our first question is write the elements of group 15. ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के नाम लिखो. आंसर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन सिंबल इज एन. फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का सिंबल पी है. आर्सेनिक. आर्सेनिक का सिंबल ए एस है. एंटीमनी. एंटीमनी का सिंबल एस पी है. एंड बिस्मथ. बिस्मथ का सिंबल बी आई है. नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. आंसर इज NS2NP126. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15. जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक ही चीज़ है. उसमें स्पेशल क्या है. आंसर क्या है. द वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 कितनी होती है. NS2NP3. जो इसके सभी एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम. NS2NP3. NS2NP3 कैसे आया. देखो N का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं. 1s2 2s2 2p3 ऐसे लिख सकते हैं. वैसे ही इसके जो लास्ट हैं वो NS2 और NP3 में ख़त्म होते हैं. इसके हर एलिमेंट में इसके जो लास्ट 2 ऑर्बिटल हैं वो NS2 और NP3 होते हैं. इसलिए इसकी जर्नल जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है. NS2NP3. मतलब वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन हमने इसको क्यों बोला कि इसके जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं जो भी हैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज द वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15. और ये ऐसा क्यों होता है. इसमें ऐसा स्पेशल क्या है. NS2NP3 में ऐसा स्पेशल क्या है. इन दिस इसमें क्या है जो s ऑर्बिटल है इज फुली फिल्ड एंड p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड. s ऑर्बिटल क्या था. फुली फिल्ड था NS2 में. एंड NP3 में p ऑर्बिटल क्या था. हाफ फिल्ड. हमें पता है p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है. पर इस केस में p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. 6. हमें पता है p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे. p3 थे. जब हम p ऑर्बिटल की इसे बॉन्ड बनाते हैं तो 1 2 3 ऐसे करके लिख सकते हैं NS3 के केस में. तो ये क्या है. हाफ फिल्ड है. हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर्स. हाफ एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर्स. ओके. दैट इज वाई its valence electronic configuration is special than others element valence electronic configuration other group elements. Okay. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एटॉमिक साइज़ या फिर एटॉमिक रेडियाई क्या होता है. एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियाई क्या होता है. देखो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट. अब देखो
एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या है, किसी भी एटम का साइज क्या है और उसका रेडियस क्या है। जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा उतना ही बड़ा उसका साइज होगा। अब क्या है, जब भी हम एक पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो ये जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जैसे कि हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएं तो ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैन शील्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। शील्ड, शील्ड जैसे कवच। फ्रॉम द पुल ऑफ न्यूक्लियस, जब भी एक एटम होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कौन से चार्ज के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज के होते हैं, नेगेटिव चार्ज। देन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो उसके पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं या फिर जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस अट्रैक्शन की पावर को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पीछे छिप जाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट। मतलब वो एक दूसरे के लिए क्या बना देते हैं, शील्ड बना देते हैं, ताकि उन पे जो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन है वो क्या लगे, कम लगे। इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, विच डिस्क्राइब द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इसकी वजह से जो अट्रैक्शन होती है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, वो कम लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट होता कैसे है, ऐसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जहाँ पे पॉजिटिव लिखा है ये न्यूक्लियस है, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। अब देखो, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है, शील्ड दे के रखी है, ताकि जो न्यूक्लियस है इसकी तरफ अट्रैक्शन का फोर्स पुल करे तो वो उसके ऊपर अफेक्ट ना करे। जितना ये एस पे कर रहा है उतना ये पी पे अफेक्ट ना करे। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, डी ऑर्बिटल हैव लेस इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो डी ऑर्बिटल होती हैं उनमें कम इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट होता है और इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, because the nucleus attraction is very far from the d orbital as compared to s and p orbitals electron। क्योंकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, डी ऑर्बिटल तो बहुत दूर होता है, पहले एस होता है फिर पी होता है, पी की 3 ओरिएंटेशंस आएंगी, फिर उसके बाद डी आएगा, डी की 5 ओरिएंटेशन होती है। तो देखो, पहले एस आएगा फिर पी आएगा बाद में डी आएगा, तो न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन का पुल है वो डी ऑर्बिटल तक आते आते कम हो जाएगा। तो उसको ज़रूरत है अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने से बचाने की, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी एस और पी को है। तो इसलिए डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए डी ऑर्बिटल तक आते आते जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट है या फिर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एटॉमिक साइज या फिर जो एटॉमिक रेडियाई है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब हम कैसे जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तब क्या करता है, जब हम लिथियम टू नियॉन जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ग्रुप 1 से ग्रुप 17 में जाएंगे, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा, बिकॉज द अफेक्ट ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, thus its attraction force on electrons also increases।
सो दैट्स वाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब आप देखते हो लेफ़्ट टू राइट, लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। लिथियम में कौन सा चार्ज आता है? Li+1, ये चार्ज आता है। अगला बेरिलियम, बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उसमें कौन सा चार्ज आता है? Be+2, Be+2 चार्ज आता है, ठीक है। अगला जो है उसमें क्या चार्ज आता है? +3, अगले में +4, ऐसे ऐसे सो ऑन, ऐसे ऐसे करते ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एलिमेंट्स की बढ़ती जाती है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, तभी उन पे इतना चार्ज आया है ना। जैसे Na+, ए इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है और क्या बन सकता है? स्टेबल बन सकता है ज़्यादा। वैसे ही मैग्नीशियम क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है और स्टेबल बन सकता है। अब देखो, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन्स का नंबर किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिक्रीज कर रहे हैं पर प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, तो ऑब्वियस है। जैसे कि सोडियम, देखो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्या लेके आया? पॉजिटिव चार्ज। उसमें जो है प्रोटॉन्स तो 11 ही रहे पर इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 10 रह गए। तो सोचो 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएंगे ना। अब देखो Mg2 पॉजिटिव में उस बेचारे ने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, प्रोटॉन्स तो उसके उतने ही रहे, ठीक है। अब देखो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, Na पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो प्रोटॉन्स का पुल किस पे ज़्यादा होगा? मैग्नीशियम पे। तो मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। इसलिए जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडिया या फिर एटॉमिक साइज क्या होता है? छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी पे बेस्ड है। द एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस कंसाइडरली फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। जैसे हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाते हैं एटॉमिक रेडिया बढ़ता है, जैसे कि बढ़ना चाहिए, टॉप टू बॉटम तो बढ़ता ही है। बट वेरी लिटल इंक्रीज इज अब्जॉर्ब फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। वाई? पर जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ में जाते हैं तो इसका इंक्रीज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था? टॉप टू बॉटम लगातार जो है एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है। आंसर है द एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस कंसाइडरली फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस बिकॉज टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है, वैसे ही नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक जाते हुए एटॉमिक रेडिया क्या करता है? इंक्रीज करता है। बट लिटिल इंक्रीज फ्रॉम बिस्मथ टू फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव फुली फील्ड डी ऑर्बिटल। जैसे आर्सेनिक टू बिस्मथ में जाते हैं तो इनके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? फुली फील्ड होते हैं। जब फुली फील्ड होंगे डी ऑर्बिटल में, जैसे कि हमने पढ़ा है, देयर इज नो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। तो जो है वो जो उसका पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का या फिर जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा पुल लगा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर उसमें शील्डिंग चार्ज होता। अगर उसमें शील्डिंग इफेक्ट होता तो उनसे कम लगना था, पर डी ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। इसकी वजह से उसमें बहुत ही कम इंक्रीज आता है जैसे हम आर्सेनिक टू बिस्मथ की ओर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर ऑर्बिटल। जैसे मान लो, ठीक है, Na है सोडियम, ठीक है। जब Na पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन
एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इज द एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिटल। जो आउटर ऑर्बिटल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में क्या करती है, ज़रूरी होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, हमें पता है टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना कम जो है उस पे न्यूक्लियस पुल लगाएगा, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना ज़्यादा इजी होगा, है ना। तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, कम ही लगेगी। मतलब हमें जैसे हमें कोई काम करने में कम एनर्जी लगी, ठीक है, वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक है। जैसे ये इसको खोलने में हमारी एनर्जी कम लगी एज़ कम्पेयर टू इसको खोलने में, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। वैसे ही जो छोटे एटम्स होते हैं उसमें जो है वो न्यूक्लियस का जो फोर्स है, अट्रैक्शन पुल है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े एलिमेंट से, ठीक है। तो जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम लगती है एज़ कम्पेयर टू छोटे एलिमेंट्स में, ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट इज हायर देन 16th ग्रुप एलिमेंट। क्या है, क्वेश्चन क्या था, हमको रीज़न बताना है जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 15 ग्रुप एलिमेंट की, वो हायर क्यों होती है 16 ग्रुप के एलिमेंट से, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती है, हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है, कम होता है। पर यहाँ पे क्या पूछा है, जो ग्रुप 15 है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16 की। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ग्रुप 15 है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NS2 Np3। इसमें जो था वो स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, जबकि जो 16 ग्रुप है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np4 होती है। उसमें जो है हाफ फील्ड p ऑर्बिटल नहीं होता, तो हाफ फील्ड p ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, इसलिए उसके आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16 में, ओके। एज वी नो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, so it should be increases from 15 to 16, but 15 group have more ionization enthalpy because of the stable half filled p orbital। उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15। क्या होते हैं ये ग्रुप 15 के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होते हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो क्या है, +3, -3 और +5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंस शोन बाय नाइट्रोजन। कोवैलेंस क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कितने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड वो बना सकता है, कितने बना सकता है, +4, 4 बना सकता है। कैसे, अमोनियम की एग्जांपल लेते हैं, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। इन दिस इसमें क्या है, ओनली 4 ऑर्बिटल्स, 1 s का ऑर्बिटल एंड 3 p का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस अमोनियम को बनने में ये s का ऑर्बिटल और ये p की ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो ये मैक्सिमम कोवैलेंस कितने बना सकता है, +4 बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bi बिस्मथ 5। यहाँ पे 5 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, a stronger oxidizing agent than Bi3
Bi3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम इसको Bi5 पॉजिटिव या फिर Bi3 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि Bi5 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किससे? Bi3 पॉजिटिव से। ऐसा क्यों? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। क्या होता है? विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, एंड ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। वो एक्सेप्ट क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन्स को? कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन तभी करती है जब वो अनस्टेबल हो, है ना। आंसर ये है Bi इज़ मोर स्टेबल। Bi ज़्यादा स्टेबल होता है जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एज़ कम्पेयर टू +5 जब वो +5 में होता है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। देयरफॉर इसकी वजह से क्या होता है? Bi5 पॉजिटिव हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि वो Bi3 पॉजिटिव से कम स्टेबल होता है तो वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग क्या एजेंट क्या होते हैं? जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जब Bi3 पॉजिटिव मोर स्टेबल है तो उसको क्या ज़रूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, दैट इज़ वाई Bi5 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन Bi3 पॉजिटिव। अब इसमें एक टर्म थी इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि हमें पता है दो जर्नल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 15 ब्लॉक एलिमेंट्स की NH2 NP3। एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जब ये जो s ऑर्बिटल है ये जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ऐसा ही रहता है जैसे कि ये पेयर में है, सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल पार्ट करता है या फिर कोई और ऑर्बिटल पार्ट करता है, s ऑर्बिटल पार्ट नहीं करता किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन में, और वो स्टे करता है ऐसे ही जैसे कि वो है। उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब Bi5 पॉजिटिव में इसने भी पार्टिसिपेट करा, इसने भी पार्टिसिपेट करा, बट Bi3 पॉजिटिव में इसने पार्टिसिपेट नहीं करा बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से Bi3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Bi5 पॉजिटिव, इन विच द NS जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। किस में पार्टिसिपेट नहीं करते? बॉन्ड बनाने में। और कैसे रहते हैं? रिमेन पेयर्ड, पेयर में ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया इज लुईस स्पेस। अमोनिया क्या है? लुईस स्पेस है। क्यों है? हमको जानना है। लुईस स्पेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये पता करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लुईस स्पेस क्या होते हैं? जो डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, विच कैन डोनेट नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो क्या डोनेट कर सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना रहे उनको डोनेट कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? लुईस स्पेस। इसका ऑपोजिट क्या होगा? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब अमोनिया इज अ लुईस बेस। क्यों है ये? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन एन एटम। अब देखो अमोनिया में आपको एन के ऊपर लोन पेयर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये क्या कर सकता है? इसको डोनेट कर सकता है और किसकी तरह एक्ट कर सकता है? लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया हैज़ हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देन एक्सेप्टेड बाय। बाकियों से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि अमोनिया का स्ट्रक्चर ये है, अमोनिया के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि N और H है उसमें क्या होती है? उसमें H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जैसे कि दिख रहा है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू वांट PDF रिलेटेड टू दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट बिलो। और इसकी रिगार्डिंग
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।